C5 ऑफ एटम कंजर्वेशन क्या कहता है, नाम से पता लग रहा है। देखो हम जब भी किसी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, जैसे मान लो ये मेरी रिएक्शन है C5H12, इसको मैंने O2 के साथ जलाया, तो बताओ ये क्या बनाएगा? हाँ वेरी गुड, ये बनाएगा CO2 प्लस H2O। सही है ना? अब जब आप इस रिएक्शन को बैलेंस करते हो दोनों तरफ से, तो बताओ बैलेंस करते टाइम आपके दिमाग में क्या चीज चल रही होती है? हाँ, हमारे दिमाग में क्या चल रहा होता है कि जितने कार्बन एटम्स इस तरफ उतने ही कार्बन एटम्स इस तरफ, ऐसे बैलेंस करते हो ना। जितने हाइड्रोजन एटम्स इस तरफ उतने ही हाइड्रोजन एटम्स इस तरफ भी होंगे। सिमिलरली जितने ऑक्सीजन इधर 16 उतने ही ऑक्सीजन यहां पर भी होने चाहिए। क्या आप ऐसे ही बैलेंस करते हो? बिल्कुल, दुनिया के सभी लोग ऐसे ही रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो आप ध्यान से देखें, इसका मतलब आपने ये बोला है कि एक रिएक्शन के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो कंजर्व्ड है, मतलब जितने एटम्स से आपने शुरू किया था उतने ही एटम्स आपको कहां मिलने चाहिए? बाद में भी मिलने चाहिए। तभी तो आप कह रहे हो कि जितने एटम्स इधर उतने ही कार्बन एटम्स इधर, जितने हाइड्रोजन इधर उतने ही हाइड्रोजन इधर। क्या ये सही है? चलिए, तो हम ये बोल सकते हैं कि सिंस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन number of atoms remain conserved। so इतना समझ में आ गया कि एक रिएक्शन में नंबर ऑफ एटम्स क्या रहता है? कंजर्व्ड। अब देखो इसी चीज का हम फायदा उठाएंगे। क्या करेंगे? फायदा उठाएंगे। अगर किसी रिएक्शन में नंबर ऑफ एटम्स कंजर्व्ड रहते हैं तो हम ये भी बोल सकते हैं कि उन एटम्स के मोल्स भी क्या रहेंगे? कंजर्व्ड। बहुत ध्यान से देखना। आप देखो, मुझे बताओ इस मॉलिक्यूल के यहां कितने मोल काम में आ रहे हैं? 1 मोल। ठीक, अच्छा बताओ इसके 1 मोल में कार्बन के कितने मोल्स होंगे? 5 मोल्स। सही क्या? यानी यहां रिएक्टेंट साइड में अगर देखो कार्बन और कहीं नहीं है, यहीं पे है, और मेरे पास कार्बन के 5 मोल्स हैं, है या नहीं? है ना? अच्छा तो इधर आओ, इधर बताओ इधर कार्बन के कितने मोल्स हैं? देखो CO2 में कार्बन का 1 मोल है, लेकिन आपके पास CO2 टोटल कितनी है? 5। तो देखो यहाँ कार्बन के भी कितने मोल्स हैं? 5 मोल है? अगर आप देखें हाइड्रोजन, बताओ यहाँ हाइड्रोजन के कितने मोल्स हैं? 12 मोल हाइड्रोजन एटम्स हैं आपके पास। यहाँ बताओ यहाँ कितने हैं? यहाँ पर भी 12 मोल हाइड्रोजन एटम्स हैं। अगर आप ऑक्सीजन गिनो 8 2 16, आपके पास 16 मोल हाइड्रोजन एटम्स हैं। और यहाँ आप गिनो 5 2 10 प्लस 6, इधर भी आपके 16 मोल ऑक्सीजन एटम्स हैं, है ना? इसका मतलब क्योंकि रिएक्शन के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कंजर्व्ड है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि उन एटम्स के मोल्स भी हमेशा क्या रहेंगे? कंजर्व्ड। और इसी के ऊपर काम करती है हमारी POAC। अगर मैं इस चीज को लिखना चाहूं तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। हमने कार्बन के 5 मोल कैसे निकाले कि भाई एक मॉलिक्यूल में 5 कार्बन है, तो 5 इंटू 1 मोल। सही है? बताओ अगर इसके यहाँ पे 2 मोल होते तो आप कितना लिखते? 5 इंटू 2 मोल, तब 10 मोल कार्बन हो जाता। अगर ये यहाँ पर 3 होता तो आप कितना लिखते? 5 इंटू 3 मोल। बोलो ऐसे ही कैलकुलेट करते ना। तो इसी चीज का हम फायदा उठाएंगे। और अब देखो ये तो आपने सीख लिया, पहले तो थ्योरेटिकल बात।
कि एक रिएक्शन के अंदर सिंस नंबर ऑफ एटम्स कंजर्व्ड होते हैं, उन एटम्स के मोल्स भी क्या होते हैं, कंजर्व्ड होते हैं। सही है। अब इसी चीज को हम स्टेटमेंट फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। फिर आपको ये स्टेटमेंट याद बात नहीं रखना है, समझना है और भूलना है। मेन चीज आपको पीओसी लगाना आना चाहिए। सो मोल्स ऑफ एटम्स will also remain conserved। ठीक, तो क्योंकि एक रिएक्शन में नंबर ऑफ एटम्स कंजर्व रहते हैं तो उन एटम्स के मोल्स भी क्या रहते हैं, कंजर्व। ये तो बस स्टेटमेंट समझ में आया तो बढ़िया, नहीं आया तो और भी बढ़िया, क्योंकि मेन चीज आपको पीओसी लगानी आनी चाहिए। वो अभी थोड़ी देर में आ जाएगी, 2-3 बार अप्लाई करेंगे ना तो अपने आप आ जाएगी। चलिए जी, तो मैं आपके सामने फिर से रिएक्शन लिखता हूं। लेट्स से C4H10 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2। एक इंपॉर्टेंट चीज, पीओसी एक बहुत ही काम का टूल है। कब? जब आप रिएक्शन बैलेंस नहीं कर पा रहे हो और आप रिएक्शन को बैलेंस करना ही नहीं चाहते हो, तो पीओसी लगाना बहुत यूजफुल रहता है। सही रिएक्शन है, मैं इस रिएक्शन को बैलेंस नहीं करना चाहता। ठीक, पीओसी हमेशा एक एटम पर लगती है। जैसे मैं इस रिएक्शन लगाऊं पीओसी फॉर कार्बन, बहुत ध्यान से सीखना, इसकी कोई थ्योरी नहीं है क्योंकि एक टूल है, तो आप इस टूल को अप्लाई करना आना चाहिए। बताओ आपको यहाँ कितने कार्बन दिख रहे हैं? 4। अच्छा, अगर मैं 2 कर दूं तो कितने कार्बन हो जाएंगे? 8 नहीं, 8 नहीं होंगे, 4 ही रहेंगे। पीओसी लगाते टाइम आप स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को कंसीडर नहीं करेंगे। चाहे तो इसे आप हाईलाइट करके यहां लिख ले, डू नॉट कंसीडर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स while applying POAC। तो POAC लगाते टाइम आप कोएफिशिएंट्स की चिंता बिल्कुल भी ना करें, है तो बढ़िया और नहीं है तो और भी बढ़िया। ठीक, तो बताओ यहाँ कितने कार्बन है? 4। तो कैसे लगाऊंगा POAC? डू नॉट कंसीडर टाइम आप स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को कंसीडर नहीं करेंगे। स्टोइकियोमेट्रिक, चाहे तो इसे आप हाईलाइट करके यहां लिख ले, डू नॉट कंसीडर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स while applying POAC। तो POAC लगाते टाइम आप कोएफिशिएंट्स की चिंता बिल्कुल भी ना करें, है तो बढ़िया और नहीं है तो और भी बढ़िया। ठीक, तो बताओ यहाँ कितने कार्बन है? 4। तो कैसे लगाऊंगा POAC? 4 इंटू जिस कंपाउंड में वो है उसके मोल्स लिख दो, तो 4 इंटू मोल्स ऑफ C4H10। अभी हम रिएक्टेंट साइड देख रहे हैं। बताओ क्या यहाँ कार्बन है? नहीं है ना, इक्वल टू यहाँ कार्बन है कितना है? 1। तो क्या लिखोगे? 1 इंटू मोल्स ऑफ CO2। बताओ क्या यहाँ कार्बन है? नहीं ना, बस ये हो गई कार्बन के लिए POAC। अब देखो फायदा क्या, अगर आपको ये दिया है और ये पूछा है तो भाड़ में गई बैलेंसिंग, मुझे रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत है ही नहीं। मैं इसके मोल्स और इसके मोल्स, दो ऐसे कंपाउंड जिसमें एक कॉमन एटम हो, उनके मोल्स को आप डायरेक्टली पीओसी से क्या कर सकते हो? रिलेट कर सकते हो। देखो आगे चलो, पीओसी लगाते हैं हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, बताओ यहां कितने हाइड्रोजन है? 10। तो 10 इंटू क्या लिखोगे? मोल्स ऑफ C4H10। दिस शुड बी इक्वल टू, तो यहां कितने हाइड्रोजन है? 2। तो 2 इंटू क्या लिखोगे? मोल्स ऑफ H2। सही है, देखिए सेम इसी तरह ये तो लिख लिया होगा ना आपने। इसी तरह देखो हम ऑक्सीजन के ऊपर पीओसी लगा सकते हैं। किसके ऊपर लगा सकते हैं? ऑक्सीजन के ऊपर पीओसी लगा सकते हैं। तो अगर मैं ऑक्सीजन के ऊपर पीओसी लगाऊं तो बताओ ऑक्सीजन के लिए पीओसी क्या बनेगी? यहां कितना ऑक्सीजन? एक भी नहीं है। यहां कितना है? 2। तो आप क्या लिखोगे? 2 इंटू मोल्स ऑफ O2 शुड बी इक्वल टू, यहां कितना है? 2। तो 2 इंटू मोल्स ऑफ CO2
प्लस ये कितना है 1, तो 1 इंटू मोल्स ऑफ H2। जी हाँ, जहां जहां ऑक्सीजन दिखते जाएं उन सबके मॉलिक्यूल्स को आप क्या करते हैं, ऐड, क्योंकि जो ऑक्सीजन यहां से चला उसका कुछ पार्ट यहां पर भी है, कुछ पार्ट यहां पर भी है, तो टोटल बैलेंस करोगे तो इधर का ऑक्सीजन शुड बी इक्वल टू इधर का ऑक्सीजन। बोलो कर सकते हैं। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी गिवन रिएक्शन के ऊपर पीओसी लगा सकते हैं। अब इस पीओसी लगाने आने के अपने पास बहुत सारे फायदे हैं। देखिए सामने एक बार एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है आपका, आपको याद होगा मैंने आपको स्टोइकियोमेट्री में क्वेश्चन करवाया था कि कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 gas obtained by the combustion of 570 ग्राम ऑक्टेन। तो 570 ग्राम ऑक्टेन की कंबस्टन से जितनी CO2 मिलेगी आपको CO2 का मास कैलकुलेट करना है। ध्यान से देखें कैसे करेंगे। ऑक्टेन का फॉर्मूला क्या था, C8H18, सही है। इसको आपने O2 के साथ बर्न किया था और क्या बनाया था, CO2 प्लस H2। एक तरीका हमने देख लिया था, हमने रिएक्शन को बैलेंस किया था, CO2 के मोल्स निकाले थे और उससे हमारा मास आया था 1.76 kg। कितना आया था, 1.76 kg। अब देखो उसी क्वेश्चन को दोबारा से हम करते हैं पीओसी से। देखना पीओसी कब लगानी चाहिए, आपसे जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है और जो आपसे पूछा गया है, अगर उन दोनों के बीच में एक एटम कॉमन हो और वो एटम किसी और के पास ना हो तो पीओसी इज द बेस्ट टूल टू सॉल्व क्वेश्चन। मतलब ये और ये देखो, इन दोनों में कार्बन कॉमन है और कार्बन किसी और के पास नहीं है, तो जो दिया है और जो पूछा है, अगर उनके बीच में एक ऐसा आइटम है जो कहीं और नहीं है तो आप पीओसी लगाओ, आपको फटाफट आंसर्स मिलेंगे। तो देखिए मैं यहां पर लगाता हूं POAC फॉर कार्बन। बताओ इधर कितना कार्बन है, 8, तो आप क्या लिखोगे, 8 इंटू मोल्स ऑफ C8H18। दिस शुड बी इक्वल टू, यहां क्या बनेगा बताओ, 1 इंटू मोल्स ऑफ CO2 होगा। तो 8 इंटू बताओ मोल्स ऑफ C8H18 कितने हो गए, 570/114। दिस शुड बी इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2। यहां से आप कैलकुलेट करोगे तो मोल्स ऑफ CO2 कितना आएगा, 40। देखो ये इसको 5 टाइम्स उड़ाएगा, अगर मोल्स ऑफ CO2 40 है तो बताओ मास ऑफ CO2 कितना आएगा, $40 into 44, that is 1760 ग्राम and it would be 1.76 kilograms। और ये आपका करेक्ट आंसर। देखो एक लाइन में, ये तो मैं कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं आपको, वरना क्वेश्चन तो एक लाइन में वर्बली ही सॉल्व हो चुका है। अब आप ध्यान दें, अगर यहां पर मान लो 2 और यहां पर 3 होता, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, समझ रहे हो। स्टोइकियोमेट्री लगाते टाइम हम कोएफिशिएंट्स को पीओसी लगाते टाइम हम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स की चिंता नहीं करते हैं। तो एक और काम की चीज, आपको यहाँ पर रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। देखो ये टूल मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ कि अभी हम आगे चलकर सीक्वेंशियल रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। कभी कभी वहां पर आप पीओसी लगा सकते हो। और आप एक और टॉपिक पढ़ोगे, दैट इज कॉल्ड यूडियोमेट्री। क्या,
यूडियोमेट्री, यूडियोमेट्री में पीओसी का बहुत यूज है, इसलिए भी आपको ये बहुत अच्छे से अप्लाई करनी आनी चाहिए। आई बात समझ में? खाना खा के आ रहा है।